ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में ज्यादातर किसान अगेती सब्जियों में फूल गोभी करते हैं, क्योंकि जिस समय ये फसल तैयार होती है उस समय बाजार में ज्यादा सब्जियां उपलब्ध नहीं होती है। इससे किसानों को फूल गोभी का अच्छा दाम मिल जाता है। तो अगर आप फूल गोभी की खेती करने जा रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करें और रोपाई करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान दें, आइए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर दास से। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, अभी हमारे किसान जैसे बिहार और झारखंड में खास करके आगात फूल गोभी की खेती करके बहुत बढ़िया अच्छी इनकम लेते हैं और वो मार्केट वैल्यू भी उसका बहुत अधिक रहता है। तो उसमें किसान भाई कुछ बिंदु पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए किसान भाई, जो अभी बरसात का सीज़न है और आगात में टेम्परेचर भी अधिक होता है, तो उसके अनुसार आप प्रभेद का चयन कर लें। प्रभेद में आगात प्रभेद में किसान भाई कुमारी है, पटना अरली है, पूसा कतकी है, पूसा दीपावली है, हाजीपुर आगात है और शंकर किस्म में भी समर किंग करके आता है। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। तो इसी में से किसी एक प्रभेद का चयन करके आप खेती कर सकते हैं। खेती के लिए किसान भाई दोमट और मिट्टी होनी जिसमें जीवाश्म की मात्रा भरपूर हो। साधारण फूल गोभी की खेती अच्छी जीवाश्म वाली उपजाऊ विभिन्न प्रकार की भूमियों में भी की जा सकती है, लेकिन फूल गोभी की अगेती किस्म की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी वाली भूमि उपयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त भूमि भी अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए, जिसमें जल भराव की समस्या ना हो तथा उत्तम जीवाश्म वाली मिट्टी हो, जिसका pH मान 5.5 से 6.8 के मध्य होना चाहिए। खेत की जुताई 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर चलाएं और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और ऐसे में पौधों की रोपाई के लिए उठी हुई क्यारियां जरूर बनाएं। तभी आपका गोभी की फसल अच्छी होगी। और उसके लिए किसान भाई, जब आप पहली जुताई में कंपोस्ट का प्रयोग करें, पहली जुताई के समय ही आप किसान भाई 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट का प्रयोग करें और अंतिम जुताई जब करने लगते हैं तो उस समय नेत्रजन फास्फोरस का प्रयोग करें। नेत्रजन जो है किसान भाई 120 kg प्रति हेक्टेयर, 80 kg फास्फोरस, 80 kg पोटास की जरूरत पड़ती है। तो नेत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में बराबर मात्रा में छिड़काव करके आप जुताई करते हैं, पाटा के साथ जुताई करते हैं। किसान भाई ये जान लें कि बोरन का भी कमी होता है, खास करके फूल गोभी में। तो 10 से 15 किलो बोरन और 1 से 2 किलो मोलिडेनम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। फूल गोभी की खेत में रोपाई जून से जुलाई के माह में करें। फसल को रोग और कीटों से बचाने के लिए रोपाई के पौध को उपचारित जरूर करें। इसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 10 से 15 मिनट तक पौधों को जड़ों को डुबा कर रखें। इसके बाद खेत में उठी हुई क्यारियों पर पौधे की रोपाई करें। उसके बाद किसान भाई, अब जब नर्सरी तैयार कर लिए हैं या नर्सरी जब लगाते हैं, जून से जुलाई इसका सीजन होता है और रोपनी जुलाई से अगस्त तक करें। तो इस हिसाब से आप खेत की तैयारी कर लें। खेत की तैयारी करने के बाद 45 सेंटीमीटर का जो है रो रखें कतार से कतार, और उसी कतार पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आप पौध का रोपण कर दें। और ये पौध का रोपण शाम के बेला में करें। फूल गोभी के पौधों को अच्छे से विकास करने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। इसके लिए खेत में पौधों की रोपाई के तुरंत बाद इसकी पहली सिंचाई करें। मिट्टी एवं मौसम के आधार पर इसके पौधे की सिंचाई करते रहें। बारिश के मौसम में इन्हें जरूरत पड़ने पर ही पानी देना चाहिए। पौध रोपण के 4 से 6 सप्ताह पश्चात पौधों पर मिट्टी चढ़ा दें, जिससे फूलों के भार से पौधे टेढ़े ना हो जाएं। अगर इस तरह से बताई हुई बात पर आप करते हैं
तो जो ये आगात जो फूल गोभी खेती करते हैं तो मार्केट में पहले आता है और 125 से 150 कुंटल आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको मिलेगा और इनकम अच्छी मिलेगी। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जो प्रश्न शामिल किया है उसे पूछा है गांव खगौर जिला लखीसराय से गोपाल दास जी ने। आप अरहर के साथ सहफसली खेती करना चाहते हैं और इस विषय पर जानकारी चाहते हैं तो गोपाल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अरहर में अधिक उत्पादन हेतु अंतर्वर्ती फसलों की खेती। किसान भाइयों, इसके लिए हमें यथासंभव अरहर की बुआई मेड़ों पर कतारों में करनी चाहिए। अरहर की बुआई के समय ही हमको विभिन्न दलहनी या तेलहनी फसलें या अन्य फसलों को अंतर्वर्ती फसलों के रूप में उगा करके लाभ लिया जा सकता है। किसी एक फसल के साथ दूसरी फसल को उगाना जिसमें कि एक फसल का दूसरी फसल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े बल्कि एक फसल से दूसरी फसल को फायदा ही मिले, ऐसी विधि को सहफसली खेती कहते हैं। सहफसली खेती करने में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि दोनों फसलें एक जाति की नहीं होनी चाहिए, एक फसल की छाया दूसरी फसल पर नहीं पड़नी चाहिए, दोनों फसलों का पोषक तत्व उपयोग करने का स्तर अलग अलग होना चाहिए। सहयोगी फसल मुख्य फसल से जल्दी पकने वाली और बौनी होनी चाहिए। सहयोगी फसल के कीट एवं रोगों का फैलाव मुख्य फसल पर नहीं होना चाहिए। वही सहयोगी फसल मुख्य फसल के बढ़वार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हो। यदि अरहर के साथ उगाई जाने वाली सह फसल की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से अरहर और मक्का, अरहर और मूंगफली, अरहर मूंग या उर्द, अरहर और तिल, अरहर और बाजरा तथा अरहर ज्वार आदि की खेती सफलता पूर्वक की जा सकती है। तो अरहर की विभिन्न प्रजातियां जैसे मालवी 13, बहार, नरेंद्र वन, इन प्रजातियों को लगाया जा सकता है। तो जनरली हम अपने बिहार राज्य में अरहर की बुआई 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं, लेकिन जब हम अंतःवर्ती फसल के रूप में खेती करना चाहें तो कोशिश करना चाहिए कि कतारों से कतारों के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर रखें। और अगर हमें उसमें सोयाबीन लेना है तो 2 कतार सोयाबीन का ले लेंगे, मतलब 1:2 का रेशियो, 1 कतार अरहर का, फिर 2 कतार मड़ुआ का, या 2 कतार सोयाबीन का, या 2 कतार मूंगफली का। और अगर हमें बाजरा लेना है या फाडर सुरगम लेना है तो 1 कतार अरहर का 90 सेंटीमीटर के बीच में, फिर उसी में 1 कतार हम बाजरे का या फाडर सुरगम का ले लेते हैं। तो हम बात करते हैं अरहर के साथ बाजरे का अंतर्वर्ती फसलें। तो बाजरे की कुछ प्रजातियां हैं, पूसा हाइब्रिड 1201, पूसा हाइब्रिड 1202, जैसे प्रोग्रो 9450, 9450 प्लस इत्यादि को अंतः फसलों के रूप में लिया जा सकता है। बाजरे की इन प्रजातियों को कतारों के बीच में 1 लाइन अरहर और 1 लाइन बाजरा का दे दिया जाता है। इस प्रकार बाजरे की भी उत्पादन हो जाती है और अरहर की भी उत्पादन हो जाती है और किसान भाई को ज़्यादा लाभ मिलता है। अरहर और मक्का की सहफसली खेती। अरहर की बहार नरेंद्र 1, पूषा 9 या अमर में से किसी एक प्रजाति का चयन कर इसकी बुआई जुलाई माह में करते हैं। अरहर में 90 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधों की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं। अरहर पंक्ति के बीच मक्के किस्म की 2 पंक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। इसके लिए अरहर की बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा मक्का की बीज दर 10 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। मक्का बुआई के समय यूरिया 25 किलो, DAP 88, क्यूरेट ऑफ पोटाश 51 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जमाव के 15 दिन पर पहली निकाई एवं 35 से 40 दिन पर दूसरी निकाई करें। मक्का की सिल्किक अवस्था पर नमी की कमी रहने पर सिंचाई करें। अरहर, मूंग और उर्द की सहफसली खेती। उर्द की किस्मों जैसे
टाइप 9 पंत उर्द 19 या मूंग की पंत मूंग 1, पंत मूंग 3 तथा नरेंद्र मूंग 1 में से उपयुक्त प्रजातियों का चुनाव कर बुआई करें। अरहर की 2 पंक्तियों के बीच उर्द या मूंग की 2 पंक्तियों की बुआई करें। अरहर का बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा उर्द या मूंग की बीज दर 10 किलो प्रति हेक्टेयर दर रखें। 2 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलो बीज को शोधित करें तथा अरहर के बीज को राइजोबियम कल्चर से बीज उपचारित अवश्य करें। दूसरा है अंतर्वर्ती फसल ज्वार। ज्वार में किसान भाई उसको दाने के पर्पज से भी ले सकते हैं और ज्वार को आप चारे के पर्पज से भी ले सकते हैं। अगर चारे के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पर आप चारे वाली प्रजातियों को लें, जैसे रसीला है, MP चेरी है और बहुत सी प्रजातियाँ हैं, इनको आप ले सकते हैं। मेड़ पे बोई गई अरहर के एक कतार के बीच में एक कतार चारे की ली सकती है। ठीक इस तरह से हम अरहर के साथ सोयाबीन को भी ले सकते हैं। कुछ किसान भाई परंपरागत तरीके से अरहर और मूंगफली की भी खेती करते हैं, लेकिन ध्यान देना होता है कि मूंगफली और अरहर का अंतर्वर्ती फसल उन्हीं एरिया में सफलतापूर्वक ली जा सकती है जहाँ की ज़मीन हल्की दोमट या दोमट प्रकार की हो। और मूंगफली की विभिन्न प्रजातियाँ जो कि अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से 15 नवंबर तक खुदाई हो जाती है, उसके बाद अरहर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और अरहर का बढ़वार होता रहता है और फरवरी मार्च तक अरहर की भी कटाई हो जाती है। अरहर का जो पोषक तत्व रिक्वायरमेंट है, जो पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, वो 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास देने की ज़रूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर। लेकिन जब हम इसमें अंतर्वर्ती फसलें लेते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अंतर्वर्ती विभिन्न फसलों की जो पोषक तत्व रिक्वायरमेंट है उसका कम से कम आधा मात्रा अवश्य दें, जबकि अरहर का पूरा पोषक तत्व हमें देना पड़ेगा। इन पोषक तत्वों में फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और नाइट्रोजन का 1/3 मात्रा बुआई के समय दें। बाकी नाइट्रोजन के 2/3 मात्रा को 2 बराबर भाग में बांट करके इंटरक्रॉप की आवश्यकता अनुसार तथा मुख्य फसल की आवश्यकता अनुसार उसको 2 बार में स्प्लिट करते हैं। आइए अब जानकारी लेते हैं सहफसली खेती में रखी जाने वाली सावधानियों पर। मुख्य फसल की बुआई पहले करें, बाद में गौड़ फसल की बीज को आपस में मिलाकर बुआई न करें। गौड़ फसल की फसल अवधि कम होनी चाहिए और इसकी कटाई सावधानी पूर्वक करें, जिससे कि मुख्य फसल को कोई क्षति न हो। किसान भाइयों, इनमें बीजों की बुआई के पूर्व इनको फफूंदनाशक दवा से अवश्य उपचारित करें तथा दलहनी फसलों के बीजों को उपयुक्त जैविक कल्चर से उपचारित करें। तो इस प्रकार अरहर के साथ विभिन्न प्रकार की अंतर्वर्ती फसलें जो है किसान के लिए